नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की नदियां और पिछली क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को बढ़िया से पढ़ लिया है। तो अभी तक की क्लास में हम लोग भारत की नदियों में बात करें तो सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया है मैप के साथ। उसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया है। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या विशेषताएं होती हैं, हम लोग जब लास्ट में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो हिमालयी नदियां एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलना करते हुए विशेषताएं बाद में देख लेंगे। आज हम लोग सीधा सीधा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है ना। और यदि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नदी आती है उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे लूनी नदी। और यदि लूनी नदी की बात किया जाए कि ये उद्गम कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह अरावली पर्वत से होता है। कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह अरावली पर्वत से होता है। और इसी अरावली पर्वत में हम लोग बात करेंगे तो एक झील है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है नाग पहाड़ी। क्या है, इसका नाम है नाग पहाड़ी। और यदि ये बात किया जाए मुहाना अपना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे अपना मुहाना बनाती है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी भी कह सकते हैं या कच्छ का रण भी कह सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग मैथ में इस चीज को देखते हैं तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा भारत है। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये वाला हमारा भारत वाला क्षेत्र है। इधर जरूरत है नहीं, जरूरत हम लोगों को इधर है, इधर ही बनाते हैं। यहां से लेकर, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक ये अरावली पर्वत है। और इसी अरावली पर्वत की बात किया जाए तो नाग एक पहाड़ी है, यहां पर एक नाग पहाड़ी है। इसी नाग पहाड़ी से दो शाखाओं के रूप में इसका उद्गम होता है, बिल्कुल ये ऐसे। और दो शाखाओं के रूप में निकलने के बाद ये बिल्कुल प्रवाहित होते हुए यहां से लेकर यहां तक आती है। और यहीं पर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है कच्छ का रण। और यहीं पर यह जो होती है नदी समाप्त हो जाती है। और आप देख रहे हो कि ये पूरी तरीके से देखा जाए तो अरब सागर में नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर प्रवाह वाली नदी है। अंतर प्रवाह का मतलब यह है कि भारत के आंतरिक भाग से ही उत्पत्ति होती है और भारत के आंतरिक भाग में ही समाप्त हो जाती है, तो वह है लूनी नदी। और यदि यह बात किया जाए किस राज्य में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, तो यह राजस्थान में प्रवाहित होती है। और यह राजस्थान की मुख्य नदी भी है। ठीक है। और साथ ही साथ ये कहां पर प्रवाहित होती है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। और इसकी विशेषता एक ये भी है कि यह सांभर झील से होकर तब गुजरती है। ठीक है ना। तो यहां पर यदि आपने मैप को थोड़ा सा समझ लिया हो तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा अलग मैप बनाकर तब बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा सा मानचित्र बना के तब इसको सीधा सीधा बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये है अरावली पर्वत। और इसी अरावली पर्वत में बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे यहां पर क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर है नाग पहाड़ी। क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर है नाग पहाड़ी। अब ध्यान से समझिएगा, इसी नाग पहाड़ी की बात करें तो दो शाखाओं के रूप में एक नदी का उद्गम होता है। एक तो ये आई ऐसे और एक आई ये मान लेते हैं ये ऐसे। और एक मिनट, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इधर से आएगी ये। और यहां पर देखा जाए एक स्थान का नाम है। इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। इस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। और जब यहीं पर गोविंदगढ़ में देखा जाए तो ये नदी मिल जाती है, तब इसी को क्या कहा जाता है, गोविंदगढ़। तब इसी को क्या कहा जाता है, तब इसी को कहा जाता है लूनी नदी। क्या कहा जाता है, तब इसी को कहा जाता है लूनी नदी। और उसके पहले इस वाली नदी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इस वाली नदी को कहा जाता है सागरमती। क्या कहा जाता है, हम लोग कहेंगे इसका नाम होता है सागरमती। और इस नदी का नाम क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम होता है सरस्वती। इसका मतलब यदि कभी ये पूछ ले कि वास्तव में किन दो नदियों के मिलने के बाद लूनी नदी का निर्माण होता है, तो हम लोग कहेंगे सागरमती एवं सरस्वती के मिलने के बाद लूनी नदी का निर्माण होता है। कहां पर मिलता है, तो हम लोग कहेंगे गोविंदगढ़ से होता है। यानी लूनी नदी का ही पहले क्या नाम होता है, तो हम लोग कहेंगे सागरमती नाम होता है। और आगे ये चलता है तो आगे बात करें तो इसकी विशेषता ये होती है, आगे बढ़ेगा तो यहीं पर एक झील पाई जाती है। और इस झील का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इस झील का नाम है सांभर झील। क्या नाम है, सांभर झील है। और इसी झील से होते हुए ये नदी क्या करती है, आगे बढ़ती है। ये नदी ऐसे जाती है। और यहां पर ये वाले भाग की बात करें, ये मान लेते हैं
ये क्या है, ये वाला मान लेते हैं ये गुजरात वाला भाग है ये, तो यहीं पर क्या करती है, कच्छ के रण में क्या करती है, अपना मुहाना बना लेती है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो गई, हम लोग थोड़ा सा, ये तो चित्र बन गया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो गई है हम लोग थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, तो इसकी और क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे राजस्थान की मुख्य नदी है। राजस्थान की क्या है, तो हम लोग कहेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी है, पहली विशेषता तो ये हो गई। देखो इसमें मैपिंग में थोड़ा सा कम है, चीजें लिखना पड़ेगा। राजस्थान की प्रमुख नदी है, और क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे सांभर झील से, क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे सांभर झील से क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे सांभर झील से या सांभर झील में कह सकते हैं प्रवेश करती है, सांभर झील में प्रवेश करके पार करती है, दूसरी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करें तो ध्यान देना, एक स्थान है बाड़मेर का बलोत्रा, वहीं से ये नदी जो होती है वह खारी हो जाती है। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं बाड़मेर के बड़ोतरा से, बाड़मेर के क्या करती है, बड़ोतरा से, एक मिनट, बाड़मेर के बलोत्रा नामक एक स्थान है, वहीं से क्या हो जाती है, तो हम लोग कहेंगे वहीं से ये नदी क्या हो जाती है, तो हम लोग कहेंगे खारी हो जाती है, या कह सकते हैं लवणीय हो जाती है। क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। और यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो लवणीय नदी है, ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता होती है, तो हम लोग कहेंगे अंतर प्रवाह वाली नदी है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे अंतर प्रवाह वाली नदी है, प्रवाह वाली नदी है, ठीक है ना, अंतर प्रवाह वाली नदी है। उद्गम कहां से हो रहा है ये हम लोगों ने देख ही लिया। अब ध्यान से समझना यहां से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। पहली बात तो लूनी नदी किस राज्य की नदी है, राजस्थान की मुख्य नदी है। कहां से उद्गम होता है, तो अरावली पर्वत के नाग पहाड़ी से उद्गम होता है। जब इसका उद्गम होता है तो उस समय इसका क्या नाम होता है, सागरमती नाम होता है। किन दो धाराओं के मिलने के बाद उसका नाम लूनी पड़ता है, तो हम लोग कहेंगे सागरमती एवं सरस्वती नदी मिलने के बाद। कहां पर मिलता है, तो हम लोग कहेंगे गोविंदगढ़ में मिलता है। ऐसी कौन सी नदी है जो सांभर झील से प्रवेश करके जाती है, तो हम लोग कहेंगे लूनी नदी है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर प्रवाह वाली नदी है, लूनी नदी। भारत की एकमात्र नदी जो खारी नदी है अथवा लवणीय नदी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे लूनी नदी ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, हालांकि लंबाई पूछी नहीं जाती है, यह है 494 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ध्यान देना, सहायक चलो इधर नहीं लिखते हैं, इसी में बना देते हैं, इसी में सहायक नदियां बना देते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तीन सहायक नदियां मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं, जिनमें से एक का नाम है बांदी, ठीक है ना, बांदी है। उसके बाद ये है सुकरी, सुकरी, उसके बाद ये है जवाई, ठीक है ना। ये इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया है, तो हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि इसकी बात करें, चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में एक बार फिर से मानचित्र बनाकर इनको हम लोग देखेंगे। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर की कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे दूसरे नंबर की जो सबसे मुख्य नदी है वह है साबरमती। कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे साबरमती। और इसमें भी बात किया जाए तो ध्यान देना, इसका उद्गम कहां से होता है, तो दो ही चीजें पूछी जाएंगी, एक तो है उद्गम, एक है मुहाना। उद्गम हो गया, एक हो गया मुहाना। और यदि हम लोग उद्गम की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह उदयगढ़ क्या है, तो हम लोग कहेंगे उदयगढ़ पहाड़ी से होता है। और यह उदयगढ़ पहाड़ी जो है वह किसका भाग है, तो हम लोग कहेंगे यह जो है अरावली का भाग है। किसका भाग है, तो अरावली का भाग है, ठीक है ना, अरावली का भाग है। और यह कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे यह भी देखा जाए तो राजस्थान में ही है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे राजस्थान में। मुहाना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी में। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में, ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। अब चाहे खंभात की खाड़ी कहें या अरब सागर कहें वो समझ लेना, ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी दो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो गुजरात का अहमदाबाद है,
गुजरात का अहमदाबाद एवं और कौन, गांधीनगर, गुजरात की जो गांधीनगर है, क्या है, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वह कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे इसी के किनारे है। पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो हम लोग कहेंगे इसी के किनारे है, इसी के क्या है, किनारे है। यहां तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यदि आगे बढ़े तो साबरमती में और भी देखा जाए तो सहायक वगैरह नदियां हैं, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, वो आपको याद करने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे जो नदी आती है वो नदी आती है माही नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे वो है माही नदी। और यदि इसके सहायक लिखना भी चाहो तो आप इतना लिख लेना, हथमास है, पाकल है, साई है। सहायक नदियां अगर लिखना चाहो तो इंपॉर्टेंट है नहीं, एक है हथमास, एक है पाकल और एक है साई। और मतलब इसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और यदि आगे की बात करें तो हम लोग कहेंगे कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे माही नदी है। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे माही नदी है। और इसके उद्गम, इसमें भी बात किया जाए क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे एक तो इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसका उद्गम, और साथ ही साथ इसका मुहाना, उद्गम एवं मुहाना। यदि इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वह विंध्य श्रेणी से होता है। कहां से, तो हम लोग कहेंगे विंध्याचल श्रेणी जो होता है वो इसी को कहा जाता है विंध्य श्रेणी। और यह विंध्य श्रेणी कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का ही एक जिला है जिसका नाम है धार। और धार जिले के की अगर बात करें, धार जिले के एक स्थान है, धार जिले के मिंड गांव से। कहां से, तो हम लोग कहेंगे मिंड गांव से। यानी दो चीजें पूछी जा सकती है, एक तो पूछा जा सकता है कि माही नदी का उद्गम कहां से, तो विंध्य श्रेणी से अथवा मध्य प्रदेश से। कौन सा जिला पड़ता है, धार जिला। और ये भी मिल जाता है कि कहां से, कभी कभी मिंड मिल जाता है, तो मिंड उस गांव का नाम है। मुहाना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे मुहाना जो है वह खंभात की खाड़ी में बनाती है। खंभात की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यदि इसके मार्ग की बात करें, इसका मार्ग कैसा है, तो हम लोग कहेंगे इसका मार्ग की बात करें तो सबसे पहले ये प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है राजस्थान में। और राजस्थान के बाद कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है गुजरात में। और गुजरात के बाद कहां पर चली जाती है, तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में चली जाती है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है ना। यहां तक आई। और इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो आपसे पूछा जाएगा, एक तो इसका उद्गम याद रखना, और दूसरे नंबर पर इसकी जो ये विशेषता है राजस्थान में, ये इसकी क्या विशेषता है, तो राजस्थान में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है। और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, तो हम लोग कहेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यही विशेषता है, ठीक है ना। बाकी आगे हम लोग बात करें तो इसकी माही नदी में, तो माही नदी में और आपको याद करने की कुछ भी जरूरत है नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यदि बात करें तो हम लोगों ने देख लिया लूनी नदी हो गया, लूनी नदी के बाद हम लोगों ने देखा कि साबरमती नदी हो गया, साबरमती के बाद हम लोगों ने देखा कि माही नदी हो गया। और इसी में माही नदी में 2 पॉइंट आपको और याद रखना है, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसी को राजस्थान में क्या कहा जाता है, राजस्थान में इसी को बांगड़ की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगड़ की गंगा, बांगड़ की गंगा भी कहा जाता है, बांगड़ की गंगा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो इसी को दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है,
ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कौन कितनी नदी हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले लूनी नदी हम लोगों ने देखा, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने माही नदी देखा, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने एक बार दूसरे नंबर पे साबरमती हम लोगों ने देखा, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा माही नदी। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं चौथी नदी, और चौथी नदी जो है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है नर्मदा नदी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका मुहाना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका मुहाना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है। तो इसका उद्गम जो होता है वह अमरकंटक चोटी से होता है। कहां से, तो हम लोग कहेंगे अमरकंटक चोटी से। और ये अमरकंटक कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे मैकाल पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है, तो हम लोग कहेंगे मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर है, तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, लेकिन मध्य प्रदेश से निकलती है। मुहाना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे ये बनाती है खंभात की खाड़ी में। मुहाना कहां पर, तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में। और इसी मुहाने के पास में हम लोग बात करेंगे, दो स्थान है जो बहुत ही फेमस हैं। पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो एक तो है भड़ौच, दो स्थान है, एक है भड़ौच, और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है अंकलेश्वर। क्या है, तो हम लोग कहेंगे अंकलेश्वर। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे इसी के तट पर है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे इसी के तट पर है। ठीक है ना, इसी के तट पर है। और नर्मदा नदी की अगर कभी लंबाई पूछ ले, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में इसका मैप भी बनाकर देख लेंगे। यह पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। पश्चिमी प्रवाह का मतलब है कि पूरब से ये पश्चिम की ओर आती है। कहां से, तो हम लोग कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर आती है। इसका मतलब यह है, हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी क्या है, तो हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। पश्चिमी प्रवाह वाली, पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। और इसकी क्या विशेषता होती है, पहली बात ये दरार घाटी से होकर बहती है, और साथ ही साथ ये अपना मुहाना नहीं बनाती है। ठीक है ना, दरार घाटी से होकर बहती है, और अपना मतलब जहां पर मुहाना बनाती है वहां पर डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। उसको हम लोग तापी नदी के साथ में लिख लेंगे। और यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें, ध्यान देना, यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसमें है हीरन। अब अंग्रेजी में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं हीरन मिलेगा, कहीं कहीं हेरन मिलेगा। हीरन, और क्या है, हिरन गाय। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं तब। हिरन है, उसके बाद है तावा है, हिरन तावा गाय, और कौन सा है, तो और है दूधी। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। इसी नदी की बात करें, तो इसी नदी पर हम लोग आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहले हम लोग एक थोड़ा सा मार्ग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका हम लोग मार्ग देखेंगे इधर से। मार्ग इस तरह से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये नदी इधर से ऐसे ऐसे प्रवाहित होते हुए आती है। चलिए, सबसे पहले कहां पर प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले ये प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद कहां पर आती है, तो हम लोग कहेंगे ये महाराष्ट्र में भी जाती है। महाराष्ट्र के बाद कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है गुजरात में। अब गुजरात के बाद कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है खंभात की खाड़ी में।
कहां पर? खंभात की खाड़ी में। और इसी में ध्यान देना, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जबलपुर में क्या है तो हम लोग कहेंगे धुआंधार जलप्रपात भी है। क्या है तो हम लोग कहेंगे धुआंधार, क्या है तो हम लोग कहेंगे धुआंधार जल प्रपात है। क्या है तो हम लोग कहेंगे धुआंधार जल प्रपात है। ठीक है ना। अब इसमें देखो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे मैप में दर्शाना संभव नहीं। जहां पर मैपिंग में ज्यादा से ज्यादा दर्शाना होगा वहां पर मैं मैपिंग में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये हो गया यहां तक। अब इसकी थोड़ा सा हम लोग मैप भी बनाकर देख लेते हैं। चलिए मैं इसमें मैप भी बना के बता देता हूं। चलिए यहां पर देखा जाए तो यहां पर इस स्थान का नाम क्या है तो मान लेते हैं इस स्थान का नाम है मैकाल पर्वत या अमरकंटक चोटी। और यहीं से इस नदी का उद्गम होता है और ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे आती है और यहां पर अपना मुहाना बनाती है। इधर से देखा जाए तो एक नदी आई, ये हिरन। ये क्या है? ये है हिरन। ठीक है, ये है हिरन। इधर से देखा जाए तो एक नदी ये आई ऐसे, तावा, हिरन तावा। ये आई इधर से एक गाय, GAI। अब गाय भी पढ़ सकते हैं, गाय। अब फिर आगे जाओगे तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है तो हम लोग कहेंगे दूधी। ये इसकी क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग नर्मदा नदी की कहानी करते हैं समाप्त। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? तो अब हम लोग चलते हैं तापी नदी पर। अगली कौन सी नदी थी तो हम लोग कहेंगे ये थी चौथी नदी, तीसरी, दूसरी, पहली। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं पांचवी नदी। और पांचवी नदी की बात करें तो पांचवी नदी जो है वह कौन सी नदी है तो हम लोग कहेंगे तापी नदी है। कौन सी नदी है तो हम लोग कहेंगे ये है तापी नदी। इसमें भी बात करते हैं, इसका भी क्या पूछा जाएगा? इसका भी पूछा जाता है उद्गम। और क्या पूछा जाता है? इसका भी पूछा जाता है मुहाना। इसका भी उद्गम और मुहाना याद रखना। इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वह सतपुड़ा पर्वत से होता है। कहां से तो हम लोग कहेंगे सतपुड़ा पर्वत से होता है। और सतपुड़ा पर्वत में देखा जाए कहां से तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है बैतूल। बैतूल झील से होता है। बैतूल, तो हम लोग कहेंगे बैतूल झील से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहां पर बनाता है तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और ध्यान देना इसी नदी के किनारे ही कौन सा शहर है तो हम लोग कहेंगे सूरत जो है वह इसी नदी के किनारे है। क्या है तो सूरत जो है वह इसी नदी के किनारे है। कई बार पूछा गया है और विद्यार्थी गलत से कर देते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर सूरत नहीं है, भड़ौच एवं अंकलेश्वर है। सूरत जो है वह तापी नदी के किनारे मुहाने पर बिल्कुल है। ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता है तो हम लोग कहेंगे यह भी क्या है? पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। क्या है तो हम लोग कहेंगे पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। यानी इसका भी मार्ग देखा जाए तो क्या है तो हम लोग कहेंगे पश्चिमी प्रवाह है। ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता है तो दो की विशेषताएं मैं एक साथ में थोड़ा सा लिखाता हूं। नर्मदा एवं तापी नदी, नर्मदा एवं तापी, मैंने कहा था ना दोनों को साथ में लिखाऊंगा। तापी नदियां क्या करती हैं तो हम लोग कहेंगे नर्मदा एवं तापी नदियां जो होती हैं वह दरार घाटी से बहती हैं। कहां से? दरार घाटी से क्या होती है? प्रवाहित होती हैं। इसलिए इसकी क्या विशेषता है तो हम लोग कहेंगे डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाती। लेकिन जहां पर अपना मुहाना बनाती है ना वहां पर मिट्टी को थोड़ा सा मतलब तट को थोड़ा सा मटमैला कर देती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एस्चुअरी डेल्टा कहा जाता है या ज्वार नदमुख डेल्टा कहा जाता है। इसका मतलब दरार घाटी से होकर बहती है इसलिए डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन एस्चुअरी डेल्टा क्या बनाती है? एस्चुअरी यानी काल्पनिक एस्चुअरी अथवा ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा क्या करती हैं? बनाती हैं। ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं।
ठीक है ना, ये इसकी विशेषता हो गई। और यदि इसकी बात करें, इसका भी मार्ग देख लेते हैं, इसका भी क्या कर लेते हैं, इसका भी हम लोग मार्ग देख लेते हैं। तो इसके भी मार्ग की बात करें तो सबसे पहले कहां पर प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले ये प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद बात किया जाए कहां पर पहुंचती है, तो हम लोग कहेंगे ये पहुंचती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे गुजरात में जाती है। अब गुजरात के बाद यदि बात किया जाए तो कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में जाती है। कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसी नदी के तट पर ही सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर एक दो चीजें और ध्यान देना। पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दरार घाटी से प्रवाहित होती है, नर्मदा एवं तापी नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा एवं तापी नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का नहीं बल्कि एस्चुरी अथवा ज्वारनादमुख डेल्टा का निर्माण करती है, वो भी हो जाएगा नर्मदा एवं तापी नदियां। इसमें एक दो चीजें मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है ना, कई बार पूछा भी गया है। एक सीक्वेंस याद रखना, एक क्रम याद रखना, और यह क्रम कौन सा है इस चीज को ध्यान देना। यदि उत्तर से बढ़ते हुए इधर आओगे ना दक्षिण की ओर, सबसे पहले कौन सा नदी मिलेगा, सबसे पहले नदी मिलेगा सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले कौन मिलेगा, सिंधु नदी तंत्र मिलेगा। और सिंधु नदी तंत्र के नीचे आओगे फिर क्या मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे गंगा नदी तंत्र मिलेगा। गंगा नदी तंत्र मिलता है। और गंगा नदी तंत्र के नीचे आओगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत। क्या मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे विंध्याचल पर्वत मिलेगा। और विंध्याचल पर्वत के भी नीचे आओगे तब आपको नर्मदा नदी मिलेगी। क्या मिलेगा, फिर आपको नर्मदा नदी मिलेगी। और नर्मदा नदी के भी नीचे आओगे ना तब आपको सतपुड़ा पर्वत मिलेगा। मैं इधर लिख देता हूं, क्या मिलेगा, तब आपको सतपुड़ा पर्वत मिलेगा। और सतपुड़ा पर्वत के भी नीचे आओगे ना तब आपको जाके तापी नदी मिलेगा। और तापी नदी के भी नीचे आओगे ना तो आपको अजंता पहाड़ी मिलेगी। क्या मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे अजंता पहाड़ी मिलेगी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ऐसी कौन सी नदी है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य में प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अजंता पहाड़ी एवं सतपुड़ा के मध्य में प्रवाहित होती है, तो हम लोग कहेंगे तापी नदी प्रवाहित होती है। इतना समझ में आया, तो ये हो गया नर्मदा एवं तापी नदियां। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा हो गया, तापी हो गया, 5 नदियां हो गई। अब हम लोग छठे नदी की बात करते हैं। और छठा नदी जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा सारावती नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये नदी है सारावती नदी। ये है सारावती नदी। ये इसके उद्गम की बात किया जाए, इसका उद्गम कहां से होता है, तो हम लोग इसका कहेंगे इसका उद्गम जो होता है और इसका मुहाना कहां पर बनता है, ये याद रखना। इसके उद्गम की बात किया जाए तो ध्यान देना, इसका उद्गम जो होता है वह होता है पश्चिमी घाट से। कहां से, इसका उद्गम जो होता है वह होता है पश्चिमी घाट से। और पश्चिमी घाट में भी बात किया जाए कहां से, तो हम लोग कहेंगे कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम क्या है, सिगोमा जिला। कर्नाटक के सिगोमा जिले से होता है। क्या है, कर्नाटक के सिगोमा जिले से होता है। ठीक है ना। मुहाना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे मुहाना जो बनाती है वह अरब सागर में बनाती है। कहां पर, अरब सागर में बनाती है। इसका मतलब कहां पर प्रवाहित होती है, तो हम लोग कहेंगे कर्नाटक में ही प्रवाहित होती है। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसी नदी पर ही देखा जाए जोगगरसुप्पा। क्या है, जोगगरसुप्पा। जोगगरसुप्पा जलप्रपात स्थित है। क्या है, जोगगरसुप्पा जलप्रपात है। ये हो गया एक नदी। यहीं पर एक नदी के बारे में थोड़ा सा आप लोग और याद रखिएगा, और वह 7वीं नदी है। उस नदी का नाम क्या है, जिसका नाम है पेरियार नदी। और जहां कहीं भी पेरियार आ जाए ना तुरंत समझ लेना कहां की होगी, तो हम लोग कहेंगे जहां भी पेरियार आ जाए तो तुरंत समझ लेना केरल होगा। क्या होगा, केरल होगा। और यह केरल की मुख्य नदी है। इसका भी उद्गम की बात करें, इसका भी उद्गम कहां से होता है और इसका भी मुहाना कहां पर होता है।
उद्गम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वह है मुहाना। लेकिन देख लेते हैं कि इसका उद्गम जो होता है, इसका भी उद्गम जो होता है वह पश्चिमी घाट से होता है। कहां से? पश्चिमी घाट से होता है, केरल में स्थित पश्चिमी घाट से होता है। मुहाना कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये मुहाना है अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। कहां की मुख्य नदी है? तो हम लोग कहेंगे केरल की। केरल की क्या है? तो हम लोग कहेंगे केरल की मुख्य नदी है। केरल की मुख्य नदी है। और मैंने पहले भी बताया जहां पर भी पेरियार आ जाए तो तुरंत समझ लेना होगा क्या? तो हम लोग कहेंगे तुरंत समझ लेना वो होगा केरल। ठीक है ना? चाहे पेरियार बांध आए, चाहे पेरियार नदी आए, चाहे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आए, चाहे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आए, तुरंत केरल करना। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो एक नदी आएगी जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कौन सा नंबर है? तो हम लोग कहेंगे, चलिए ये 7 नदियां हो गई। 1 मिनट, 7 नदियां हो गई। 8वें नंबर की बात करते हैं। और 8वें नंबर की कौन सी नदी है? तो हम लोगों ने बात किया दामोदर नदी। कौन सी नदी है? तो हम लोग कहेंगे ये है दामोदर नदी। इसके भी उद्गम की बात किया जाए तो इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह इसका इंपॉर्टेंट है उद्गम। अब मुहाना थोड़ा सा कभी नहीं पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में जाके हुगली की सहायक बन जाती है। ठीक है ना? तो उद्गम कहां से होता है? तो हम लोग कहेंगे छोटा नागपुर पठार से होता है। कहां से? छोटा नागपुर पठार से होता है। इसी नागपुर पठार में एक स्थान का नाम है चुला पानी। क्या नाम है? चुला पानी है। इसी चुला पानी से होता है। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे झारखंड में है। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे झारखंड में है। और आगे बढ़ के हम लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल में क्या हो जाती है? वेस्ट बंगाल में हम लोग बात करेंगे हुगली की सहायक बन जाती है। क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे हुगली की सहायक बन जाती है। ठीक है ना? और दामोदर नदी की बात किया जाए तो ध्यान देना, दामोदर नदी जो है यह एक प्रदूषित नदी है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे यह एक प्रदूषित नदी है। यह क्या है? तो यह एक प्रदूषित नदी है। यह एक प्रदूषित नदी है। और साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है बंगाल का शोक। चूंकि इसमें जीवाश्म वगैरह के अंश भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जीवाश्म नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे जीवाश्म नदी भी कहते हैं। ये हो गया। और इसकी क्या विशेषता है? ध्यान से समझना। यदि दामोदर नदी की बात किया जाए और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग जानते हैं दामोदर नदी घाटी जो है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। यह बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है ना? हालांकि उसको हम लोग नदी घाटी परियोजना में लिख लेंगे, लेकिन इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सहायक नदियां आप लोग याद जरूर रखना। और ये सहायक नदियां कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे इसमें से सहायक नदियों की बात करें तो जैसे हो गया बराकर, जमुनिया, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे एक हो गया तिलैया। कौन कौन सी नदी है? तो तिलैया हो गया। और कौन सी नदी हो गया? तो हम लोग कहेंगे कोनार हो गया और बराकर हो गया। तिलैया, कोनार, बराकर, जमुनिया। और देखा जाए तो एक हो गया नुनिया। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? चलिए जल्दी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये हो गया दामोदर नदी। और यहीं पर एक दो नदियां में थोड़ा सा आपको स्टार लगा के लिखा देता हूं। वो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कहां से निकलती है, कहां पर जाके मुहाना बनाती है। जैसे एक आओगे तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अजय नदी। क्या है? तो हम लोग कहेंगे एक नदी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अजय नदी। एक है अजय नदी। और एक कौन सी नदी है? तो एक नदी है कसाई नदी। और ये दोनों नदियां जो है वह भी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर
छोटा नागपुर से निकलकर आगे जाके क्या करती हैं, तो पश्चिम बंगाल में हम लोग कहेंगे हुगली में मिल जाती हैं। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे हुगली में मिल जाती हैं। हुगली में क्या करती हैं, तो हम लोग कहेंगे हुगली में ये नदियां जाके क्या करती हैं, तो हम लोग कहेंगे हुगली में मिल जाती हैं। ठीक है ना, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि ये नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अजय हो गया, कसाई हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो आगे जो नदी है वह है, चलिए कितनी नदियां हो गई, तो हम लोगों ने देखा 8 हो गई, और ये देखा जाए तो 9वीं नदी हो गई, और ये देखा जाए तो 10वीं नदी हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं, तो अगली नदी जो है वह 11वीं नदी कौन सी हो जाएगी, तो यहीं पर आप अगर आप बगल में देखोगे तो एक और नदी आएगी जिसका नाम क्या है, एक का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, या इसी को कहा जाता है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा, ठीक है ना, नदी। और यहीं पर अगर आप 12वें नंबर की एक नदी की बात किया जाए तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है, बैतरणी नदी। ठीक है ना, कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे एक नदी है बैतरणी नदी। इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि छोटा नागपुर के पठार से ही निकलकर ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब 2019 में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये दो की दोनों नदियां क्या करती हैं, तो हम लोग कहेंगे दो की दोनों नदियां जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलकर, छोटा नागपुर पठार से निकलकर कहां पर मुहाना बनाती है, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब हम लोग जिस नदी की बात करने जा रहे हैं और वह 13वीं नदी है, और वह नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वह कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे वह नदी है महानदी। मतलब ऐसा नहीं है कि महानदी नदी कहेंगे, इसका नाम ही है महानदी। जब आगे नदी जुड़ गया तो आगे नदी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में यदि बात किया जाए तो इसका उद्गम भी पूछा जाता है और इसका मुहाना भी पूछा जाता है। तो यदि इसके उद्गम की बात किया जाए तो इसका उद्गम जो होता है वह सिंघावा की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है, सिंघावा की पहाड़ी से होता है। और यदि सिंघावा की पहाड़ी विकल्प में नहीं रहेगा तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा अमरकंटक चोटी। अमरकंटक मिल जाएगा या मैकाल पर्वत मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। कहां से, तो हम लोग कहेंगे ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है छत्तीसगढ़ में। और मुहाना कब कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे मुहाना जो बनाती है ये बनाती है उड़ीसा में। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे उड़ीसा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ दूसरी तरह से लिखता हूं। मुहाना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और बंगाल की खाड़ी को हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं BOB। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसी के तट पर देखा जाए तो एक स्थान है जिसका नाम है कटक। पूछा जाता है कटक किस नदी के तट पर है, तो वह महानदी के ही तट पर है। और महानदी की विशेषता की बात करें तो इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसके बांध वगैरह की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, बांध की बात करेंगे जब हम लोग नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों से कई बार प्रश्न पूछा गया है। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो जैसे एक है शिवनाद, और देखा जाए तो हसदो, शिवनाद, हसदो, मांड, इबो, तेल। ये तेल तो कई बार पूछा गया है, तेल। और देखा जाए तो जोंगो या जोंको, इसी में देखा जाए तो लोंगो। ठीक है ना, ये जो है इसकी क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है इसकी सहायक नदियां। ठीक है ना, तो इसका अगर सबसे ज्यादा याद रखना है तो इसका उद्गम याद रखना, मुहाना याद रखना, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समाप्त करते हैं। अब हम लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो पढ़ना है वह जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इन 3 नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ना है और उसको हम लोग मैप बनाकर तब पढ़ेंगे। उसमें ज्यादा लिखना नहीं होगा, ज्यादा चीजें समझनी होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल मिलते हैं रात में 8 बजे। धन्यवाद।